जो पढ़ाया वही आया। आज का क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। और जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है वो इस क्वेश्चन पेपर को बड़े प्यार से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इस पेपर में दे रखे हैं। सीधे मैं क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा वो है DDQ का पूरा नाम क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDQ, यानी कि DDQ का पूरा नाम क्या है। यार जब मैंने आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाई है ना तो पहला क्वेश्चन DDQ का ही है। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो। 2,3 डाई क्लोरो 5,6 डाई साइनो 1,4 बेंजो क्यूनोन। बड़ा चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था कि DDQ का 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। आज आगरा यूनिवर्सिटी वालों ने पूरे का पूरा पेपर सेम टू सेम दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा पर जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है वो होती नहीं है। समझ गए इस चीज़ को। लगना अलग बात रही, करना अलग बात रही। निम्न समीकरण को पूर्ण करो। अरे यार निम्न समीकरण को पूर्ण करो। अब इसके तो नाम भी अजीबो गरीब ही हैं बिल्कुल। DDQ लगा पड़ा है ऊपर, DDQ लगा पड़ा। पूछ रहा है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यार ये भी कोई सोचने समझने वाली बात है। हाँ कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये जो सीरियम ऑक्साइड होता है ना, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड COCH3, ये जो सीरियम ऑक्साइड बैठा है ये ऑक्सीकारक होता है। अब इसका काम क्या होता है, जो CO के पास वाला जो CH2 होता है ना इसको धूल मिट्टी में मिला देता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। बी पे आप टिक लगा दो। नहीं 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 नहीं, बी पे टिक नहीं लगाना है आपको, सी पे आप टिक लगा दो। सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यार मैंने इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवाया, इतने प्रीवियस पेपर आपको करवाए, अगर अच्छे से पढ़ लेते ना तो हर एक क्वेश्चन वहीं से मिला हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 O5 O4। अरे वाह बेटे वाह, भारी मिस्टेक हो गई बे। देखो कई जगह इस क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हुई है। बताऊं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब तुम ये देखो, यहाँ पर ना ये चीज़ चेक करो। ये यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है ना आपको 75 दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर तुम निर्देश पढ़ोगे ना, मुझे पता नहीं आपको कितने क्वेश्चन करने को कहा होगा टीचर लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखो कुल 100 क्वेश्चन है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखो परीक्षार्थी को किन्हीं 60 प्रश्नों को दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। 60 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 75। अब टीचर लोगों ने आपसे कितने करने को कहा ये हमें नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, समझ गए चीज़ को। लेकिन ये बहुत भारी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हुई है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है, ये ऑक्सीकारक होता है। ये भी OSO4 होता है। ये ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग होता है हाइड्रोक्सिलेशन में, यानी कि OSO4 इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोक्सिलेशन। इंग्लिश हिंदी में पढ़ना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। समझ गए चीज़ को, यानी कि मास्टरमाइंड हिंदी वाले बच्चे हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फॉर्मूला सही करके कर लो इसको, OSO4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलो फिर से निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अरे यार OSO4 लगा पड़ा है, ऑक्सो यानी कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक काम होता है, ये जो होता है ना, जो होता है वो होता है और जो नहीं होता वो पहले होता है। ये जो सी नंबर पे टिक लगा दो सर, राइट ऑप्शन। जो 1 और 2 कार्बन होते हैं ना उन पे ये OH ग्रुप जोड़ देता है, ये क्वालिटी होती है इसकी। ठीक है, ये पहली यूनिट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेटा CPBA है क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, बताओ यार, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं किया। मेटा CPBA क्या है? मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सीधे 100 क्वेश्चन है, लंबे हाथ से खींचते हैं, मतलब तेज तेज करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट तेजी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। एक अभिक्रिया दे रखिए, PDC का नाम क्या है? PDC का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। पीरिडीनियम डाइक्रोमेट, यही नाम है ना, याद कर लो ठीक से। PDC का नाम पीरिडीनियम डाइक्रोमेट, कम से कम नाम तो आपको याद होने चाहिए। अब PDS क्या करता है, ये जो OH ग्रुप होता है ना इसको कीटोन ग्रुप में चेंज कर देता है, यानी कि बी पे आप डबल बॉन्ड से ना बोलता, डबल बॉन्ड से इसके बस की बात नहीं है बोलना। बोले ना भैया इससे नहीं बोलूँगा, कहीं भी बोल लूँ OH से बोलूँगा, बस इससे नहीं बोलूँगा। कोलिन अभिकर्मक क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राईपीरिडीन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यही क्या है हमारा, पीरिडीन, यानी कि
कोलिन अभिकर्मक है। चेक कर लो बेटा, जिन जिन का पेपर नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ गए, वो भी 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की अभिक्रिया पीरिडीन से कराने पर कौन सा अभिकर्मक प्राप्त होता है? यार क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की अभिक्रिया पीरिडीन से कराने पर कौन सा अभिकर्मक प्राप्त होता है? जो ऊपर है, ऊपर क्या है? कोलिन्स अभिकर्मक। कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है और कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी डिफिकल्ट है। जितनी रिएक्शन है वो सब बच्चों को डिफिकल्ट लगती हैं, आपको ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। PFC या PDC? क्या लग रहा है? मेटा CPB है या फिर तुम्हारे पास सीरिया? अब ये जो तुम्हारे पास OH ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हुआ है, बी काम ये कर सकता है बस। PDC पिरिडीनियम डाई क्रोमेट ये काम कर सकता है, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूँ मैं सीधे तौर पर। 11 आ गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये पिरबल अपचायक होता है। 12th क्लास में आप भर भर के पढ़ के आ रखे हो, यानी कि अपचायक अभिकर्मक, रिड्यूसिंग रिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अरे यार एक अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरोन यानी कि भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो कंपाउंड बनेगा सी पे आप टिक लगा दो, RCH2NH2, ठीक है। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक लगे तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। निम्न में कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए काम में आता? PCC का नाम सुना? फटाफट से PCC की फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा आज? PCC की फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, PCC की फुल फॉर्म नहीं पता आप लोगों को? जल्दी बताओ। है भाई? खुद से देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्या है यार, क्या बना दिया? निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये काम कर सकता है, हटाओ, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ो, सीधे आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। जोन्स ऑक्सीकरण का मुख्यतः किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? जोन्स ऑक्सीकरण का मुख्यतः किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? अल्कोहल ढूंढ लो, अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है मेरा भैया। ये हैगा, सी पे आप टिक लगा दो, विजितक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। और विर्च अपचयन में किस अपचायक का उपयोग किया जाता है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पेपर है यार ये, इससे इजी तो क्वेश्चन पेपर मुझे लगे किसी यूनिवर्सिटी का आया ही नहीं। बेटे डरो मजरा, आने वाले हैं अभी क्वेश्चन, आने वाले हैं अभी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक का उदाहरण है? और वो है तुम्हारे पास ऑर्गेनोमैग्नीशियम यौगिक। ऑर्गेनोमैग्नीशियम यौगिक का उदाहरण है। सिंपल क्वेश्चन, हाँ वेरी वेरी सिंपल। ऑर्गेनोलिथियम अभिकर्मक अत्यधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? वो है तुम्हारे पास क्षारीय रूप में। दोनों में मत मार दो कभी, ए और बी पे टिक दे मारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मीरवीन पॉन्ड्राफ वर्ली रिडक्शन में कौन सा अंश हस्तांतरित होता है? है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, पढ़ लो बेटा इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। सी पे टिक लगाओ, हाइड्राइड आयन इज द राइट ऑप्शन। देखो जिनका पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन लगाए हैं बहुत अच्छे से। देखो हर एक क्वेश्चन पेपर पे ना बिल्कुल राइट ऑप्शन लगे हुए हैं। विल्किंसन उत्प्रेरक मुख्य रूप से क्रिया करता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। विल्किंसन उत्प्रेरक मुख्य रूप से किस क्रिया में उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजनरेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है, कायम हाइड्रोजिनेशन में इसका यूज़ होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 देखो। डाइवेल एच मुख्य रूप से किसके अपचयन के लिए प्रयुक्त होता है? डाइवेल एच जो होता है ना, ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ले, एस्टर को एल्डिहाइड में तुरंत कन्वर्ट कर देगा यार, खतरनाक चीज़ है ये, हिला कर रखने वाला। रीफॉर्मेटस्की अभिक्रिया अभिकर्मक, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए? अगर आप PDF फाइल उठा के देखोगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनो जिंक यौगिक बनते हैं, ठीक है, कोई सा ये बने पर बनेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। अल्लाह ले 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 ले, ले। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक बताइए। फटाफट 23 से अभिकर्मक बताना है, बताओ बेटा जल्दी। देखो इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन आपको करने होंगे। वैसे तो 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, हो सकता है 75 भी करने हो, तो बाकी क्वेश्चन की छूट है यार। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, CU3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। आए पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन भर दिया, शर्म ना आई। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद दीजिए। अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है ना, इस मैथिल लिथियम के साथ फिर इसका जलापटन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में,
तो हमारा कंपाउंड सी बन जाएगा। ठीक है, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। COOH ग्रुप की रिएक्शन होती है ये वाली। 25 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक यूज़ होगा और वो कौन सा, देखो मैथिल लिथियम भी वही काम करेगा और मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी वही काम करेगा। तो सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्लीमेंसन अभिकर्मक है। क्लीमेंसन अभिकर्मक कौन सा होता है, जिंक, और ये जो तुम्हारे पास देख रहे हो ना जिंक अमलगम बाई सैंद्र HCl, जिंक Hg सैंद्र HCl, बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। 27 देखते हैं, विर्च अपचयन में किस अपचायक का उपयोग किया जाता है। तो विर्च अपचयन में किस अपचायक का यूज़ किया जाता है, डी पे आप टिक लगाओ, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये ऊपर भी दे रखा है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। 28 देखते हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की विशेषता है, हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड। अब यही तो होता, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बिल्कुल पिद्दी, मतलब बहुत कम, बहुत हल्के, जिन्हें कोई भी कर सकता है बड़ी आसानी से। यार ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। 30 क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में ऐसे रखे हुए होने चाहिए जिन्हें हर एक बच्चा करके पास हो जाए, और बाकी टॉपर वाले बच्चे दवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 1,3 डाइथानास का प्रयोग किसके संश्लेषण में किया जाता है, कीटोन के संश्लेषण में किया जाता है। ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 31 देखते हैं, नोवेंजल। और यार थ्योरी में जब मैंने पढ़ाया था ना ये नोवेंजल रिएक्शन, बड़ा मजा आया था। नोवेंजल संघनन में किसके बीच अभिक्रिया होती है, वो होती है तुम्हारे पास एल्डिहाइड तथा सक्रिय मैथिलीन यौगिक। समझ गए, एल्डिहाइड तथा सक्रिय मैथिलीन यौगिक। 100 क्वेश्चन है। 32 देखते हैं, विटिंग समीकरण किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। विटिंग समीकरण किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। विटिंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एल्किन का नाम सुना है आपने, हाँ, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, वही कंपाउंड एल्किन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन 33 देखते हैं, मैनिक अभिक्रिया में, सोच रहे हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, मानिज भी बोलते हैं इसको। द मानिज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू। तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड का निर्माण होता है, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड का निर्माण होता है। डरो मत यार, घबराओ मत तुम तो, बस अभी से डर गए हैं। कैनिजारो समीकरण उन यौगिकों में देखी जाती है जिनमें नहीं होता है। कैनिजारो समीकरण उन यौगिकों में देखी जाती है जिनमें नहीं होता। अबे क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, जैसे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और भी वो कंपाउंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही नहीं। यहाँ पे सी पे ना बेटे ना, बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं, फिर से क्लीमेंसन अपचयन एक बार और आ गया। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह किस समूह में अपचयित हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात, हमें क्या, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब पता नहीं यार आप लोग कैसे कैसे टिक लगा कर आए होगे। वोल्फ किस्नर अपचयन किस माध्यम में किया जाता है, क्षारीय माध्यम में किया जाता है, डी पे आप टिक लगा दो। अरे लो यार, आप छे बढ़ते हैं तो ये चीज़ हो सकती हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता किसके प्रभावित होती है। देखो अगर न्यूक्लियोफिलिक है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक पे इलेक्ट्रॉन से इसने प्लस रखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक माइनस रखते हैं, तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट उसके साथ जुड़े होंगे तो वो उसकी अम्लता को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट जो होते हैं वो घटा देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्लस वाले घटाएंगे, माइनस वाले बढ़ाएंगे, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो दोनों से प्रभावित होती है, सी पे टिक लगा दो, दोनों ए और बी। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं, अम्ल क्लोराइड किसके प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है, न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है। आगे मत पढ़े करो, जब तुम्हें पता है कि मिल गया तो मिल गया। चलिए निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। पर्किन अभिक्रिया, सिनेमिक एसिड बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा। कहाँ इसमें सिनेमिक एसिड ढूंढ लो, जहाँ मिल जाए छोड़ दो। अरे ना 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 बेटे ना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन है। ये क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। दो बेंजल्डिहाइड के अणु KCN के साथ जब गर्म करोगे आप, तो तुरंत जो तुम्हारा है वो बेंजोइन बनेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O बनेगा और एक C सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। ए जे रहा, बी पे आप टिक लगा दो, और यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, सी में बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, निम्न अभिक्रिया को आप नाम दीजिए। अरे यार निम्न अभिक्रिया का क्या नाम दो, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं और एक बेस के उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, एल्डोल बनाने हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन तो होगा। सी पे आप टिक लगा दो, इसमें कोई सोचने समझने का काम है यार। चलिए पायरोल आ गया। अब ये सोच रहे जो है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट 6 है या यूनिट 7 है, यूनिट 6 है मेरे ख्याल से, या यूनिट 7 होगी। ये जो है बड़ी जान को आ जा, जान को ये पायरोल, फ्यूरोन, इनके क्वेश्चन इंडोल, अरे क्विनोन, आइसोकिनोन, अरे अल्लम गुल्लम सभी भरे रखे हैं। C2 पोजीशन पर लगा दो। पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः किस स्थान पर होती है, 2 यानी कि 2 स्थान पर होती है। ठीक है, 42 देखते हैं, पीरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः किस स्थान पर होती है। जे ठोक दो फिर,
टू स्थान पर होती है, पिरीडीन हो या फिर पाइरोल हो। 43 देखते हैं, पाइपेरिडीन पाइरोल की तुलना में अधिक क्षारीय है क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अधिक उपलब्धता होती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक की रिंग में ऑक्सीजन परमाणु होता है? जो है ना फ्यूरोन, फ्यूरोन कहाँ है? ये है, इसकी रिंग में ऑक्सीजन एटम होता है C4H4O। अरे यार ये भी तो छोंचने वाली बात है। चलिए, फिशर इंडोल संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन, 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन। डी पे आप टी लगा दो, इंडोला, इंडोला नहीं इंडोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, हिंदी में इन्होंने गलत लिख दिया, इंग्लिश में सही लिखा। स्कोर सिंथेसिस इज मेनली यूज फॉर द सिंथेसिस, यानी कि द स्कोर सिंथेसिस इज मेनली यूज फॉर द सिंथेसिस। तो स्कोर संश्लेषण का उपयोग किसके बनाने के लिए किया जाता है? तो भैया किब्नोलिन को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए नहीं है? कह दो पढ़ाए हुए नहीं है। अरे पढ़ाए हुए दिमानो, कह मत दियो। बिस्लर नेपिरल्स्की संश्लेषण मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ले भैया आइसोक्यूनोलिन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, आइसोक्यूनोलिन के निर्माण में इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए 48 पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये जो है ना, ये निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये हमारा एक कंपाउंड दे रखा है, ये अमोनिया के साथ जब गर्म करोगे तो अमोनिया सीधे Br पे अटैक करेगा, HBr बाहर और NH2 जुड़ जाएगा। ले दे जे कहाँ है ये? डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। दिख रहा है? हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल। अरे ऐसे दिखाई दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। अभिक्रिया का उत्पाद दीजिए। अब लो इतना बड़ा कंपाउंड इन्होंने दे दिया है, क्या नाम है इसका? बताओ जल्दी फटाफट, तेजी से। कुछ तो याद होगा तुम्हारे यार। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये क्रिया करेगा तो SO3 बाहर हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप गर्म कर रहे हो, तो बिग पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? ये जो तुम देख रहे हो ना पाइपेरिडीन, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है, अकल नियम का फॉलो नहीं करता, ये धुआं निकल गया। पीरिडीन का नाइट्रोजन एटम होता है, हाँ पीरिडीन का नाइट्रोजन एटम होता है, sp2 हाइब्रिडाइट होता है, ठीक है। ये पे सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक पाइरोल के साथ अभिक्रिया करके 2,4-माइल पाइरोल बनाता है? तो देखो टू पोजीशन होती है, बेस्ट पोजीशन होती है इसकी, पसंद करता हर काम करने में। ये कौन सी पोजीशन? 2 पोजीशन। तो यहाँ पर जो है ये गलत कर दिया। अबे बहुत चीज़ें गलत कर रखी हैं इस पेपर में यार। CH ऐसा बनता और फिर तुम्हारे पास Cl3 ये होता, फिर तुम्हारे पास K बड़ा होता, फिर O और फिर तुम्हारे पास H बड़ा होता, तब जाकर मज़ा आता कि हाँ अब बिल्कुल सही है। मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग करने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। 53 है, ले फिर इंडोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला तुम डोला मन डोला। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये एसिटिल क्लोराइड के साथ जब टिन क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। ये बनाएगा बी कंपाउंड बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे तौर पे, इसे हटाओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को। हाँ ये आ गया, निम्न में से कौन सा यौगिक इस अभिक्रिया से प्राप्त होता है? फटाफट तेजी से बता दो जल्दी। जब एसिटिलीन प्लस सल्फर के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है तो सल्फर किस में होता है? थायोफिन में होता है। तो बी पे आप टिक लगा दो यार, तुम भी। अरे यार मैं का बताऊँ यार तुम्हें, मैं क्या हाल है मेरे। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक सुझाव, ये H2 प्लस निकिल राइट ऑप्शन है, ठीक है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे अपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और बॉन्ड हमारे टूट टाट के बराबर हो जाएंगे। 56 देखो हैं, कहा भैया का अरे ना ए ले। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। डी पे आप टी लगा दो, पाइरोल बनेगा। पाइरोल, जब भी आप फ्यूरोन को अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करते हो तो भैया पाइरोल बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है? पाइरोल हमेशा। 57 देखते हैं, एमडे का संशोधन किसके अध्ययन से संबंधित है? एमडे मॉडिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एल्केलॉइड से संबंधित है, ठीक है। एमडे कितना शानदार नाम है यार, एमडे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 58 देख लेते हैं। 58 है, हाफमैन की व्यापक मेथाइलेशन किस संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्कालॉइड्स। हाफमैन की व्यापक मेथाइलेशन किस संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एल्केलॉइड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, निकोटीन किसका उदाहरण है? एल्केलॉइड्स। अरे ना बेटा ना, एल्केलॉइड्स ए पे टिक लगा दो, ठीक है। तीनों के राइट ऑप्शन ए वह हैं, एल्केलॉइड्स। 60 देखते हैं,
आइसोप्रीन, द आइसोप्रीन रूल इज यूज इन क्लासीफाइंग विच नेचुरल प्रोडक्ट। आइसोप्रीन नियम किस प्राकृतिक उत्पादों के वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है? टर्पीन्स के। हाँ पा टर्पीन्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन की अभिक्रिया में सामान्यतः मुख्य उत्पाद क्या है? अरे यार एमीन, अब इसमें ये स्टूडेंट ने ऐसे दे दिया एमीन, क्वेश्चन गलत कर दिया। या तो प्राथमिक एमीन देता, द्वितीयक देता, तृतीयक देता, एरोमेटिक एमीन देता, एलिफेटिक एमीन देता, कुछ तो लिख के देता आगे, उसके अकॉर्डिंग हम बताते भी कि भाई ये बनना चाहिए हमें। तो फिलहाल डाई एजोनियम लबड़ पे टिक लगा दो, बेशक यही राइट ऑप्शन है। 62 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण के लिए सामान्य विधि है? ऑक्सीकरण विभाजन यानी कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। 63 देख लेते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड क्लोराइड्स एट्रीब्यूटेड टू मजबूत इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मजबूत इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अरे यही लगा दो, ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 है। एनोलेट के निर्माण की शुरुआत किसके प्रोटॉन के हटने से होती है? एनोलेट के निर्माण की वो होता है अल्फा हाइड्रोजन, दे गया और भैया एनोलेट बनकर तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। कौन सी अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक, कौन सी अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों को बीटा हाइड्रोक्सी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं? एल्डोल संघनन का नाम सुना है? बहुत बार सुना है, बहुत बार याद किया सर, टेंशन मतलब सब याद है, सब याद है तो दे मारो फिर बी पे, हटाओ। एल्डोल संघनन। अम्ल क्लोराइड से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया तंत्र मुख्यतः क्या है? फटाफट तेजी से चारों ऑप्शन पढ़ो और दिमाग में लगा लो कि सर आज मैं ये वाला ऑप्शन ठोक के आया हूँ, और वो है तुम्हारे पास डी पे टिक लगाओ, जोड़ उन्मूलन तंत्र। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67। अम्लता का सही क्रम है। HCl सबसे पावरफुल बैठा पड़ा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ट्रिपल एसिड, धुआं धुआं कर देगा ये। उसके बाद में एसिटिक अम्ल और उसके बाद में हमारा एथिल अल्कोहल, ए पे टिक लगा दो। ले, इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, पर इजी मत समझना, पढ़ने वालों के लिए हर चीज़ डिफिकल्ट होती है। 68 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जब जोड़ दोगे ना तो घट जाएगी या बढ़ेगी अम्लता? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जोड़ दोगे तो यार, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह अगर आप जोड़ दोगे तो अम्लता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाती है, हमेशा बी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जैसे क्लोरीन जोड़ दिया आपने, क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह है, समझ गए? तो उसकी अम्लता बढ़ जाएगी। 2 क्लोरीन जोड़ दिया और बढ़ जाएगी, 3 क्लोरीन जोड़ दिया और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा पावरफुल ग्रुप जोड़ दिया जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है, तो उसकी अम्लता और बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। निम्न समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये जो है ना, ये सिनेमिक एसिड है। कौन सा है यार? ये सिनेमिक एसिड है ना? हाँ, ये सिनेमिक एसिड है, और जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये हमेशा ऑर्थो और पैरा का मिश्रण बनाता है। इसका मतलब है सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीकरण KMnO4 से करने पर क्या प्राप्त होता है? थैलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 70 क्वेश्चन हो गए और 30 क्वेश्चन रह गए हैं। 71 पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन, बड़े लजीज क्वेश्चन। इनोलेट के माध्यम से कार्बोनिल संश्लेषण में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता का कारण है? अनुनाद प्रभाव, अनुप्रेरक प्रभाव, या स्टेरिक बाधा, या फिर ए और बी दोनों? तो क्या लग रहा है 71 का राइट ऑप्शन? फटाफट ए और बी दोनों लगा दो, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। क्लेजन संघनन वह प्रतिक्रिया है जिसमें शामिल है। द क्लेजन कंडेंसेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन 2 एस्टर ग्रुप इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं सीधे तौर पे। 73 है। एनामाइंस का उपयोग न्यूक्लियोफाइल के रूप में किस प्रतिक्रिया में किया जाता है? कौन से पे टिक लगा कर आए हो? इन्होंने लगाया बी पे, यानी कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया। क्या यही राइट ऑप्शन है? बिल्कुल सही सही मान लूँ, हैं? मान लो बिल्कुल सही सही। हाँ, यही राइट ऑप्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74। नाइट्रो एल्केन किसके संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती है? बिल्कुल सही लगाया, टिक्स। एमीन्स इज द राइट ऑप्शन। देखो इधर भी एमीन्स पे लगा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 और 75 है। अम्लीय परिस्थितियों में नाइट्रो एल्केन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रो एल्केन का जब भी अपचयन होगा तो दूसरा एमीन ही मिलेगा आपको। लो, ए बी पे आप टिक लगा दो। अभिकर्मक टिनोवाई HCl प्रेजेंट होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एराइल एमीन के निर्माण में सामान्यतः किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता? टिन YHCl, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? आपको लगेगा ऐसे कि एरोमेटिक एमीन बन जाए, लेकिन बनते प्राथमिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन बनते हैं। कहाँ है इसमें एलिफेटिक धम धम कांगेरे प्राथमिक एमीन, ये आएगा, एपेटिक लगा दो प्राथमिक एमीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में उत्पाद, यहाँ पे ब्रोमाइड नहीं करना चाहिए था, इसको ब्रोमामाइड लिखा जाता है। तो कितनी बड़ी गलती करी है, बहुत पेपर में काफ़ी मिस्टेक हुई है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में उत्पाद है प्राथमिक एमीन, डी पे आप टिक लगा दो। कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है, 2 रुपये के इजी से भी इजी। 79 देखो, एल्डिहाइड के भौतिक गुण मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? वो होते हैं कार्बोनिल समूह। अब एल्डिहाइड हो गया, कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 रूप होते हैं, एक कीटोन ग्रुप होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वही तो होता है कार्बोनिल समूह, एक में HCHO होता है एल्डिहाइड में और एक में खाली सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो होता है, ठीक है। बस सिंपल सी यही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है? दोनों का A और B दोनों, एल्डोल अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया, दोनों सेम रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। परकिन अभिक्रिया में मुख्यतः किसके संश्लेषण में प्रयोग किया था? परकिन अभिक्रिया तो सिनेमिक एसिड मतलब अनसैचुरेटेड अम्ल बनता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता, ठीक है हमेशा। 82 देख लेते हैं। कौन सा अभिकर्मक एक एस्टर को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? डाइवेल एच का नाम सुना? यही जो है अब अरे ऊपर दे रखा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यार। एस्टर को एल्डिहाइड में कौन गड़बड़ करता है? डाइवेल एच। ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, डबल क्वेश्चन रिपीट मार दिया, बस थोड़ा सा आगे पीछे घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रसायन में थायोफिन में कौन सा हेट्रो एटम होता है? थायोफिन में सल्फर होता है, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। द टर्म कंडेंस्ड हेट्रोसाइकिल्स रिफियर टू, ठीक है, जुड़े हुए रिंग सिस्टम, ओपन रसायन यौगिक, मोनोसाइक्लिक यौगिक, ब्रिजिड बाई साइक्लिक यौगिक, ए पे टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। कीटोन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए किस अभिक्रिया का यूज़ किया जाता है? कीटोन को एल्कीन में, मैंने बता दिया, जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, जो ये रिएक्शन है ना बिटिंग अभिक्रिया, ये क्या करती है? एल्कीन बनाती है। किससे? कीटोन से। तो यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। कार्बोनिल समूह में न्यूक्लियोफिलिक यौग में कौन सा प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है? कौन सा प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है? हाँ, प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है, वो है तुम्हारे पास सी पे आप टिक लगाओ, पोलर एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87। एसिड एनहाइड्राइड के निर्माण में कौन से अभिकर्मक सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं? एसिड एनहाइड्राइड के निर्माण में, और ये होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्लोराइड इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। फटाफट तेजी से निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कर दो। निम्न अभिक्रिया को क्या कर दो? पूर्ण कर दो। C6H5COCH3 जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा R2NH.HCl तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? कंपाउंड बनना तो चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो। C6H5CO CH2CH2NR2HCl सब जुड़ गया सोच रहा, हटाओ। 89 देखते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड और NaOH की उपस्थिति है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फटाफट केनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है, केनिज़ारो अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल में बदल रहा है और तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण भी बन रहा है। और केनिज़ारो अभिक्रिया में यही बनता है, एक अणु अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा अणु जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है काय में? कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों में, है ना। यही तो होती है ना केनिज़ारो अभिक्रिया, तो यही रिएक्शन है केनिज़ारो अभिक्रिया। चलिए निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। C6H5CHO प्लस सिनेमिक एसिड बनेगा, ए पे टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर आप KMnO4 तथा एसिड की द्वारा करोगे तो क्या बनता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने चाहिए थे, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, एसिड लिखा हुआ, ठोको एसिड पे सीधे। 92 देखते हैं। एसिड एल्डिहाइड की क्रिया टोलिन अभिकर्मक से कराने पर कौन सा अपक्षेप प्राप्त होगा? ठोक दो सिल्वर, ले सिल्वर पे ये ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। निम्न यौगिक का नाम बताइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्रोटोनोइक, ये है क्रोटिन एल्डिहाइड, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। बोल्फ किस्नर अपचयन के द्वारा हम कीटोन समूह को किस समूह में परिवर्तित कर देते हैं? CH2, यानी कि एल्केन बनाता है, ये भी डी पे आप टिक लगा दो, CH2 समूह में हम कन्वर्ट कर देते हैं। 95 फिर से बिटिंग अभिक्रिया का मध्यवर्ती है, बिटिंग अभिक्रिया का मध्यवर्ती है,
तो ये जो बिटाइन होता है ना, यही क्या है, वो बिटिंग अभिक्रिया का मध्यवर्ती होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ 96 देख लेते हैं। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है। भाई जब आपने एथिल प्रोपेनोएट को के 2 अणुओं को, ठीक है, की उपस्थिति में एसिड वगैरह, तो ए पे लगा दो, ठीक, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, यही बनेगा, ठीक है, या ए और बी दोनों बनेंगे, अरे ए बनेगा, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। CH2, ये हमने CH2 जोड़ दिया, फिर COOC2H5, COOC2H5 मेलोनिक एस्टर होता है। ये कौन सा है, ये मेलोनिक एस्टर, 97 का ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। इनमें से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? डाई मेथिल ईथर में कभी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, जिसकी वजह से ये जल में अविलय होती है, इसका जो क्वथनांक वगैरह होता है वो कम होता। प्रबलतम अम्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता नहीं, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे F3CCOOH इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100। हेल्महोल्ट्ज जेलेंसी की अभिक्रिया का उत्पाद है, और वो होता है तुम्हारे पास हेल्महोल्ट्ज जेलेंसी की अभिक्रिया का उत्पाद अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यही होता है ना। ले बनती जाती है अभिक्रिया, Cl2 से क्रिया करवाई जाओ, बनती रहती है, तब तक बनती है जब तक अल्फा हाइड्रोजन एटम खत्म ना हो जाए, इसको बोलते हैं HBZ अभिक्रिया। चलो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं, और मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, अच्छे से याद करना। जिनके अब तक पेपर नहीं हुए हैं और जिनका पेपर हो गया है ये 30 अप्रैल 2026 में, वो अपनी आंसर की अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आंसर की चेक कर लो, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, और जिनका ये पेपर है लगभग सारे क्वेश्चन तो उनके तो सही टिके लगे हुए हैं बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।